हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स 2022। आप सभी स्टूडेंट्स डिफरेंट कोचिंग संस्थान में अपनी पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स में देखा गया है कि फिजिक्स को लेकर उनका वह बहुत ज्यादा होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिस कारण उनकी टॉप रैंक हासिल करने में फिजिक्स एक रोड़ा की तरह बन जाती है। इसलिए अन्वेषिका इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर उन एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसका मकसद है कि आप लोग अपनी स्टडी को सही दिशा में स्ट्रेटजी, टिप्स और ट्रिक के तहत करें, ताकि फिजिक्स को लेके जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो बूस्टअप हो और उसे समझदारी के साथ अप्लाई कर आप अपने इस नीट यूजी 2022 में टॉप रैंक हासिल कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करें। इसलिए हम लोग जो है स्पेशली नीट यूजी का फिजिक्स कोर्स को स्टार्ट किया है। इस कोर्स के माध्यम से आपको स्ट्रेटजी, टिप्स और ट्रिक आपको मैं शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को देख के आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि उस ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल ऑप्शन में कंफ्यूजन ना हो और 5 से 6 सेकंड में आप उस थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को राइट क्लिक कर सकें। इसी के साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उसमें सभी स्टूडेंट फॉर्मूले तो जानते हैं, लेकिन जब फॉर्मूले को जब आप लोग अप्लाई करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस नीट यूजी फिजिक्स क्रैश कोर्स में आपको हर फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसको अप्लाई कर आप अपना राइट ऑप्शन पर ही क्लिक कर सकें। और उसी के साथ आपको टेक्निक शेयर करेंगे जिसके माध्यम से आप उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को 25 से 30 सेकंड के अंदर राइट ऑप्शन पर क्लिक कर सकें, ताकि आपको यह सपोर्ट मिल सके जो आपका फिजिक्स रोड़ा बन रहा है वो आपको टॉप रैंक हासिल करा सके। इसका फीस भी काफी कम रखा गया है, ओनली 7,000 रुपी। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने किसी ना किसी कोचिंग संस्थान में काफी अच्छा अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है। इसलिए आपके सपोर्ट देने के लिए ये फीस स्ट्रक्चर काफी कम रखा गया है, जिसे आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और यह फीस जब तक आपका पेपर नहीं होगा
ये तब तक आपकी ये फीस वैलिड रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस नीट यूजी क्रैश कोर्स में फिजिक्स में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स बेटा आपके साथ शेयर की जाती हैं, एक कॉन्सेप्चुअल और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी आती है। जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जब आपके पेपर में आती है तो ऑलरेडी जब पढ़ा हुआ है तो आप देख के खुश हो जाते हैं, या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता किसी कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब उससे रिलेटेड जब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसके 4 में से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, या तो आप तुक्का मारते हैं या आप छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको क्या किया जाएगा कि इस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग एट डीप लेवल, पहली बात। और दूसरी बात आपको यहां पर क्या विशेष रूप से बताई जाएगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन में जब आप डीप लेवल पर पढ़ोगे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं टॉप रैंक हासिल करना, तो टॉप रैंक हासिल करने के लिए आपकी स्टडी राइट डायरेक्शन के साथ, यदि आप समझदारी के साथ यदि आप प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी वही रैंक जो 50,000 के अंदर आ सकती है वही 100 के अंदर आ जाएगी। इस समझदारी वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझदारी का मतलब, यहाँ पर इसका मतलब है राइट डायरेक्शन। यानी कि आपको इस फिजिक्स के क्रैश कोर्स में कॉन्सेप्ट की बेसिक पर फोकस किया जाए ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप फील कर उसे अप्लाई कर सके। और विशेष रूप से इस क्रैश कोर्स में हर कॉन्सेप्ट की बारीकी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके तहत जब आप किसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो जो कंफ्यूजन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर ये आपकी समझदारी का रोल अदा करेगा। यदि इस 2 टूल के अकॉर्डिंग जब आप कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 से 7 सेकंड के अंदर आप उस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके द्वारा सॉल्व होगी, सभी बच्चे जानते हैं, फॉर्मूला के द्वारा। अब सभी बच्चे जब फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन मिलता है, इसका रॉन्ग ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यदि आप फॉर्मूले को उसकी टर्म्स और कंडीशन के थ्रू अप्लाई करोगे तो इसके तहत आपको राइट ऑप्शन मिलेगा। और यदि आप इसके साथ टेक्निक
को यदि ज्वाइंट कर दोगे तो यही राइट ऑप्शन आपको विद इन 30 सेकेंड्स मिल जाएगा। तो यहां पर राइट डायरेक्शन का मतलब टर्म्स और कंडीशन है, और यहां पर टेक्निक का मतलब है समझदारी। और जब समझदारी और राइट डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आपका राइट ऑप्शन विद इन 30 सेकेंड जब हो जाएगा तो आप अपना इस फिजिक्स के पेपर को ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में आप क्रैक कर देंगे। और जितना करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे और आता हुआ बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आएंगे। तो इस क्रैश कोर्स में हमारे द्वारा आपको कंसेप्ट की बारीकी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, और जिसके तहत जब आप किसी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिना कंफ्यूजन आप 4 से 5 सेकंड में आप राइट ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको क्या मिलेगा यहां पर विशेष रूप से फॉर्मूला आप सभी बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कमी कहां पर है कि आप फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन नहीं जानते। हर फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन होती है, यदि आप उस टर्म्स और कंडीशन के थ्रू जब अप्लाई करते हो तो आपका ऑप्शन राइट मिलेगा। यदि आप उसमें टेक्निक की के तहत करते हो तो यही ऑप्शन आपको 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टॉप रैंक इसी नीट यूजी 2022 में आप हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने घर से किसी शॉप पर गए और सपोज कीजिए कि आपको घर से शॉप पर जाने में 5 मिनट लगा। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट में क्या किया, तो 5 मिनट में आपने इस पाथ को कवर किया। जो पाथ आप कवर करते हैं दैट इज डिस्टेंस, और इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने किया है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता चल रहा है कि जो पाथ आप कवर करते हैं वो डिस्टेंस है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है। यदि मान लीजिएगा कि यदि आपके घर के ठीक सामने एक कोई शॉप है और आप यहां से यहां पर गए तो पाथ भी आपने यही कवर किया, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन टू द डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन डिस्टेंस is less than to the displacement, and D option none of these। मैंने एक बहुत छोटा और इजी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया है कि आप अपने घर के ठीक सामने किसी दुकान पर जब आप गए तो इस सिचुएशन में जो पाथ आपने कवर किया वो भी यही है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो भी यही है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप ज्यादातर बच्चे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो वो ऑप्शन गलत ही है। अब ये ऑप्शन जो बच्चे क्लिक करें वो गलत है, एक्चुअल में ये ऑप्शन डी सही है। अब यही गलती होगी। आपने क्या किया कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन बारीकी पॉइंट्स का जब आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगी, गलती हो जाएगी। बिकॉज ये प्रॉब्लम फिजिक्स का है और फिजिक्स मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स वेक्टर एंड स्केलर। तो आप फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यदि मैं बात करूं फिजिक्स में, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यदि लेफ्ट साइड यदि वेक्टर है तो राइट साइड भी वेक्टर ही होनी चाहिए। और यदि लेफ्ट हैंड साइड यदि स्केलर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड भी स्केलर होनी चाहिए। यदि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है और राइट हैंड साइड स्केलर है तो इनके बीच में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। आप जैसा कि जानते हैं कि वेक्टर और स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, जबकि स्केलर में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन आपकी नॉन कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन कांस्टेंट है, इसलिए हम उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। इसी तरह के स्केलर में देखो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नॉन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल है, इसलिए हम उसकी डायरेक्शन बता नहीं सकते हैं। जैसे आप घर से यहां से इस पाथ को फॉलो करते हुए किसी दुकान पर पहुंचे तो डायरेक्शन तो है, यू हैव डायरेक्शन, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसलिए आप उसे बता नहीं सकते हैं। आप इसी वजह से यहाँ पर कई सारी बुक में बोला गया है कि स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ऑन, क्योंकि वो उसमें डायरेक्शन जो होती है वो वेरिएबल होती है, उसे आप बता नहीं पाते। तो आप क्या करेंगे, कभी भी वेक्टर और स्केलर को बराबर नहीं कर सकते। तो आप देखिए वेक्टर और स्केलर में बराबर क्या चीज है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और स्केलर में भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो हम कभी भी वेक्टर और स्केलर को बराबर करने की बात आए तो कैसे करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेला में दिखाना है, तो यदि किसी वेक्टर पर यदि तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखना है तो उस वेक्टर पे हम मॉडुलस लगा दें तो वो वेक्टर अकेला मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर डिस्टेंस तो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो अब बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेक्टर स्केलर एक ही चीज में बराबर हो सकता है, ओनली इन मैग्नीट्यूड, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर आप देखिए ऐसा ऑप्शन यहां पर कहीं भी नहीं है, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाता है। तो क्या किया जाएगा, इस फिजिक्स के क्रैश कोर्स में
आपको कॉन्सेप्ट की बारीकी बताई जाएंगी, जिन्हें आप ध्यान रखते हुए जब आप कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो बिना कंफ्यूजन आप राइट ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ऐसा क्या किया जाएगा जिससे आप जो है टॉप रैंकर बन सकते हैं, या आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज करेगा और स्पीड और एक्यूरेसी में बदल जाएगा, और आप जो है मात्र 30 से 35 मिनट में 42 टू 45 प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर टॉप रैंक हासिल कर सकें। तो यहां पर क्या किया जाएगा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और यहां पर क्या विशेष बात बताई जाएगी कि उसकी टर्म्स और कंडीशन बताई जाएगी। और टर्म्स और कंडीशन यहां पे राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके साथ यदि हम टेक्निक को शेयर करेंगे जिसके तहत यहां पर ये समझदारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आप टॉप रैंकर आप बन सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो आपको राइट ऑप्शन जो मिलेगा विद इन 30 सेकेंड मिलेगा। अब आप देखिए इस फिजिक्स नीट यूजी क्रैश कोर्स में आपको मल्टीपल चैप्टर कनेक्ट करते हुए पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आपको मात्र पूरी फिजिक्स में 10 से 12 फॉर्मूले ही पढ़ने और उनके द्वारा पूरा फिजिक्स की प्रॉब्लम को आप विदाउट कंफ्यूजन क्रैक कर सकते विद इन 30 सेकेंड। जैसे कि आप देखें मोशन का जब कोई सवाल होता है यदि मोशन का सवाल यदि है, चाहे वो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन हो या मोशन ऑन वर्टिकल लाइन हो या मोशन ऑन हिल्स हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, या रोटेशनल मोशन हो या रोटेशनल मैकेनिक्स हो, यदि मोशन किसी भी कैटेगरी का है और यदि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा किसी भी कैटेगरी का मोशन है, आप देखिए 4 से पूरा मैकेनिक्स हो गया, और यही मैकेनिक्स इलेक्ट्रो में भी लगेगा, मैग्नेटिज्म में भी लगेगा, वहां भी मोशन है, वेव में भी मोशन है, जहां पर भी कैसा भी मोशन यदि हो रहा है, यदि लीनियर मोशन है और रोटेशनल मोशन है, तो यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यदि हो रहा है तो प्रॉब्लम v इक्वल टू यू प्लस एटी या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2as या s pth इक्वल टू ऑफ u प्लस ay2 इंटू 2t माइनस 1, इन फॉर्मूले को अप्लाई कर आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कभी कभी जब ये या तो इससे आ जाएगा, और यदि नहीं लगता है, यदि नहीं लगती इक्वेशन तो किससे आएगा, आइदर
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी EI इक्वल टू EF से आ जाएगा, या कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी EI इक्वल टू ऑफ EF प्लस माइनस ऑफ WF के साथ। पॉइंट समझिए, लीनियर मोशन किसी भी कैटेगरी का है, यदि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है या जीरो एक्सेलरेशन से हो रहा है, तो इन इक्वेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि ये नहीं लगती है इक्वेशन, मतलब है उस इक्वेशन में मान लो आपसे टाइम पूछा गया है, तो इससे होगी या इससे होगी, लेकिन इसके अलावा सब नॉन होने चाहिए। यदि एक इक्वेशन में यदि एक से ज्यादा अननोन है तो उस इक्वेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। जब उस इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी? वो एनर्जी मेथड से सॉल्व हो जाएगी। यही यहां पर समझदारी है। बच्चे आप लोग इंडिविजुअली तो जानते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ये एनर्जी है, लेकिन वहां पर ये आइडिया अराइज हो जाना चाहिए कि कब ये लगेगा कब ये लगेगा। जब इससे सॉल्व नहीं होगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा, और ये कब लगेगा? जब सभी फोर्सेस सिस्टम पे जो लग रहे हैं जब कंजर्वेटिव है। लेकिन ये कब लगेगा? जब कंजर्वेटिव भी है और नॉन कंजर्वेटिव भी है, तब ये लग जाएगा। वेरी गुड, यही समझदारी है। अब पॉइंट आता है कि यहां पर इनको लगाते वक्त किन बातों का ध्यान देना है। ये यहां पे इसकी राइट डायरेक्शन है। तो इसमें तीन बातें हैं। यदि आप तीन बातों को समझ लेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम मोशन की आती है, चाहे मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, चाहे मोशन ऑन वर्टिकल लाइन, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे मोशन ऑन हिल्स, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है तो इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए यदि इन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन 500% राइट ऑप्शन मिलेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। और यदि ये नहीं लग पाती है, मतलब एक से ज्यादा अननोन है, तो इनके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही समझता है। अब पॉइंट आता है, 1 2 3 पॉइंट है क्या, मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। 1 2 3 पॉइंट क्या है? बिकॉज पहला पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस फॉर्मूला के हम सबसे पहले वेक्टर को देखेंगे कि कौन वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। जिस फॉर्मूला को हम प्रॉब्लम में अप्लाई कर उसका राइट ऑप्शन लेना चाहते हैं या राइट ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान दो कि हमें देखना पड़ेगा उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन कौन वेक्टर है और कौन कौन स्केलर है। जो जो क्वांटिटी वेक्टर हैं, टेक अटेंशन ऑन इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन पे हमें ध्यान देना है। और स्केलर के लिए हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होती ही नहीं है। अब पॉइंट आया कि इस वाले फॉर्मूले में वेक्टर कौन कौन है? V है, U है, A है, एंड S है। स्केलर कौन है? केवल टाइम है, जर्नी ऑफ टाइम। हमको इनमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि डायरेक्शन का ध्यान देना कैसे। अब यहां पे दो फैक्टर आते हैं। यदि मोशन किससे रिलेटेड है, ये देखो, स्ट्रेट लाइन के मोशन से रिलेटेड सवाल है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन कांस्टेंट है,
और यदि प्रोजेक्टाइल मोशन है या हिल पे मोशन है तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करो कि यह सवाल किस डायरेक्शन से रिलेटेड है। यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है तो इन सभी की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए, और यदि डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में आपको लिखना पड़ेगा। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सबसे पहला पॉइंट है कि वेक्टर और स्केलर को आइडेंटिफाई करो। जो क्वांटिटी वेक्टर हैं उनमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। यदि उस डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है वो सवाल है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वर्टिकल लाइन है पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनमें उनका कॉमन डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा। यदि डायरेक्शन वेरी कर रही है उस सवाल में तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, मान लीजिएगा कोई सवाल मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये। अब इसके प्रति आपको दो डायरेक्शन आपके माइंड में अराइज हो सकती है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब इन दोनों में से इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन से यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसमें भी दो डायरेक्शन आपके माइंड में अराइज हो सकती है, आइदर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। इनमें से किसी एक डायरेक्शन को अपनी इच्छा अनुसार आप जो है पॉजिटिव ले सकते हैं, जिसको यहाँ पे हम बोल देंगे कंट्रोलर, जो भी आपकी इच्छा है। मान लीजिएगा आपने इस वाली डायरेक्शन को अपने अनुसार पॉजिटिव लिया और यहां पर उसका नाम दे दिया कंट्रोलर। तो यहां पर आप देखिए बी की डायरेक्शन जब इधर है, मान लो, अब प्रॉब्लम में देखो इन सबकी डायरेक्शन क्या दी हुई है। यू की डायरेक्शन बेटा ये दी हुई है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा ये दी हुई है। अब यहां पे देखिए बी की डायरेक्शन अब कंट्रोलर के अनुसार चलना। कंट्रोलर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। बी की डायरेक्शन इसके अलोंग है तो बी को हम लिखेंगे प्लस बी। अब यहां पे यू पर आप देखें यू की डायरेक्शन इसके अलोंग नहीं है। जिस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कंट्रोलर के अलोंग नहीं है तो उसका हम कंट्रोलर के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसका कंपोनेंट लेंगे। तो इसके हम जब कंपोनेंट बेटा करेंगे तो जब भी कोई वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि उसकी तरफ कॉस कंपोनेंट होता है, ये हो जाएगा कॉस और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। अब देखिएगा ये वाला कंपोनेंट इसके अलाउ नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, और इससे मतलब होगा तो यू की जगह, और ये डायरेक्शन इसी के अलाउ आ रही है इसलिए हम लिखेंगे यू कॉस थीटा। इसी तरीके से ए को यदि देखा तो ए भी इसके अलाउ नहीं आ रहा तो इसकी तरफ हो जाएगा ए कॉस अल्फा और ये हो जाएगा ए साइन अल्फा में इससे मतलब नहीं। अब देखो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट आ रही है
तो ए की जगह लिखेंगे -a sin cos अल्फा, cos अल्फा। मेरे कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले देख लो कि कौन कौन वेक्टर है, कौन कौन स्केलर है। जो वेक्टर है उनमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। यदि सवाल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है, जैसे स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, तो उसमें सभी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कॉमन होनी चाहिए। कॉमन होने के लिए सबसे पहले उन जो डायरेक्शन, उसमें एक डायरेक्शन को अपनी इच्छा अनुसार पॉजिटिव ले लो। फिर जो सवाल में जो क्वांटिटी की डायरेक्शन दी है, पहले उसको देखो, यदि उसके अलोंग है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। यदि उसके अलोंग नहीं है तो वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो उसके पैरेलल आएगा। यदि पैरेलल वाला कंपोनेंट उसी के अलोंग है तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट है तो नेगेटिव। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यू की जगह यू लिख देते हैं, ए की जगह ए लिख देते हैं। ऑप्शन मिलता है लेकिन गलत ऑप्शन उनको मिल जाता है। तो पहला पॉइंट आपको इस बात का ध्यान देना है। और यदि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल नहीं है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी क्वांटिटी हैं उन्हें आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपका ये रहा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अननोन क्या है। डिफाइन अननोन एंड इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि अननोन पता चल जाए, अननोन की वैल्यू को निकालने के लिए। तो अननोन को पता करना होगा तभी तो आप अननोन की वैल्यू निकालेंगे। तो डिफाइन अननोन एंड इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब थोड़ा सा समझिए। मान लीजिएगा आपसे बोला गया है अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई और उसकी स्पीड आप बताएं। तो चिड़िया जब स्काई में फ्लाई कर रही है और उसकी आपको स्पीड बतानी है तो आपको कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जहां से आप देखोगे वो क्या है, एक फ्रेम है। मान लो चिड़िया की स्पीड को आप घर की बालकनी में खड़े होकर देखते तो घर की बालकनी आपके लिए फ्रेम हो गई। यदि उसी चिड़िया की स्पीड को यदि आप स्कूटी चलाते हुए जब देखेंगे तो स्कूटी वो एक अलग फ्रेम हो गई। आप सड़क पर खड़े होकर देखेंगे तो सड़क आपके लिए फ्रेम हो गया। कहने का मतलब है कि जब तक अननोन को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेम और रेफरेंस की जरूरत यहां पर पड़ रही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा फ्रेम और रेफरेंस का कंसेप्ट यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा कि यहां पर बिना फ्रेम और रेफरेंस का आंसर नहीं दे सकते हो। अब हो सकता है कि आप घर की बालकनी से खड़े होकर चिड़िया की स्पीड बताएं। तो घर की बालकनी क्या है, रेस्ट पर। स्कूटी खड़ी है और उस पर बैठ के अपना आंसर बता रहे हैं, वो भी रेस्ट पे। स्कूटी चल रही है, वो क्या है, इन मोशन है। जब रेस्ट पर है तो इसका मतलब है इस फ्रेम को बोल देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि मोशन कर रही है तो डेट इज नॉन इनर्शियल
तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आंसर बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा, और जहां से भी आप देखेंगे वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है रेस्ट पर हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहा हो, जहां से आप देख रहे हैं। तो जो मोशन कर रहा है मतलब उसका नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब रेस्ट पे नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो उसे इनर्शियल बोलेंगे और नॉन इनर्शियल बोलेंगे। मान लीजिएगा आप जो है स्कूटी रेस्ट पर है, आप उस पर बैठे हैं, इस समय स्कूटी कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, इनर्शियल है। लेकिन ट्रेन चलने लगी तो वही ट्रेन क्या बन गई, नॉन इनर्शियल बन गई। अब मैंने आपको ट्रेन के अंदर बैठा दिया, मैंने आपसे कहा ट्रेन चल रही है, चलती हुई ट्रेन में आप बैठे हैं, मैंने आपसे फोन किया और आपसे कहा कि खिड़की से देखो कि सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स है, खेत खलियान है, वो कैसे नजर आ रहे हैं। जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो मोशन कर रहे हैं। कहां से देखा आपने, ट्रेन से। उस समय ट्रेन क्या कर रही थी, चल रही थी, मतलब नॉन इनर्शियल से। नॉन इनर्शियल से ऐसा लग रहा है कि खेत खलियान मोशन की स्टेट पर है। आगे जाके ट्रेन रुक गई, फिर मैंने आपसे वही सवाल किया, अब बेटा क्या हो रहा है। आपने फिर देखा खिड़की के थ्रू, तो देखा कि सब कुछ रेस्ट पे है। इस समय ट्रेन कौन सा फ्रेम है, ट्रेन रेस्ट पर है, इनर्शियल है। कुछ समय के बाद जब आप प्लेटफॉर्म पर उतर गए तो हमने आपसे फिर सवाल किया कि अब कैसा लग रहा है। आपने आंसर दिया सब कुछ रेस्ट पे है। इस समय आप कहां पर है, प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, इसलिए वो भी इनर्शियल है। अब दोनों में कंपेयर करके आप बताइए कि खेत खलियान मोशन कर रहे थे कि रुके हुए थे। तो आपको लगे, क्या लगेगा, रुके ही थे। रियल क्या था, रुके थे, मोशन नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअल जो था, रियल जो था, रुके थे, वो किस फ्रेम से पता चल रहा है, इनर्शियल से पता चल रहा है। इसका मतलब ग्राउंड से या किसी पर्टिकुलर फ्रेम से जो इनर्शियल है या जो रेस्ट पर है, उससे जब ऑब्जर्व करके अपना आंसर दोगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो एक्चुअल आएगा। पोजीशन का दोगे, एक्चुअल पोजीशन आएगी। वेलोसिटी का दोगे, एक्चुअल वेलोसिटी आएगा। लेकिन चलते हुए फ्रेम से जब आप दोगे तो एक्चुअल कभी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, रिलेटिव आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा, रिलेटिव स्पीड बताएगा, रिलेटिव फोर्स बताएगा, रिलेटिव टाइम बताएगा, रिलेटिव कोलिजन बताएगा। तो हमें ये पता चला कि यदि आप नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट पे अपने सवाल का जब आप आंसर दे रहे हैं तो एक्चुअल ना बता के वो कैसा बताएगा, रिलेटिव बताएगा। और जब आप रेस्ट पर खड़ा कोई फ्रेम है ना, उससे जब आप आंसर दोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन एक्चुअल होगा। दो गाड़ियां टकरा गई, आप सड़क पर खड़े होके देख रहे थे तो एक्चुअल कोलिजन देखो। लेकिन आप स्कूटी चलाते हुए देख रहे हैं तो रिलेटिव कोलिजन देखो। आप ट्रेन में बैठे हो, दूसरे ट्रैक पे अदर ट्रेन आ रही है, उसकी स्पीड को देखोगे, आपकी ट्रेन चल रही है तो क्या देखोगे, रिलेटिव स्पीड देखो। लेकिन आपकी ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन आ रही है तो आप इनर्शियल हैं, तो आप एक्चुअल देखोगे। तो इस तरीके से अब हमने ये कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया तो आपके माइंड में आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। प्रैक्टिकली आप इजीली उसे अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपको कभी भी पढ़ने की आवश्यकता और रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आप देखिए कि मान लीजिएगा एक प्रॉब्लम मैंने ली,
एक पुलिस वाला दौड़ते हुए ट्रिगर को पुश करता है, दौड़ते हुए पुलिस ट्रिगर को पुश करता है और ये बुलेट जो है यहां से फायर होके निकलती है, तो यहां पे हिट करती है T बराबर T पे। ये टाइम दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ते हुए ट्रिगर से पुश हुआ, तो बुलेट जब कितने टाइम में चोर को लगेगी, तो बुलेट मोशन करते हुए जा रही और चोर भी मोशन कर रहा है, तो कौन सी वेलोसिटी है, मोशन कर रही, नॉन इनर्शियल, रिलेटिव वेलोसिटी। तो कौन सा टाइम आपसे पूछा गया, रिलेटिव टाइम पूछा गया। तो सबसे पहले अननोन के साथ ये पता करो कि इनर्शियल के रेस्पेक्ट पे पूछा गया है कि नॉन इनर्शियल, इनर्शियल तो एक्चुअल पूछा है, नॉन इनर्शियल तो रिलेटिव। तो यहां पर बुलेट मोशन करते हुए जा रही है, बुलेट हिट कर रही है तीर से, तो बुलेट और चोर दोनों का मोशन हो रहा है, दोनों का आपस में, इसलिए रिलेटिव है, इसलिए करस्पॉन्डिंग टाइम भी टी रिलेटिव पूछा। और जब आप टी रिलेटिव है, मान लीजिएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, तो यहां पे पूछा क्या, टी रिलेटिव, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब टी रिलेटिव है तो एस यू एंड ए ये भी रिलेटिव आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो एस को भी रिलेटिव सेपरेशन रखना पड़ेगा, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखिए, यदि टी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे पूछा जाता किसी भी सवाल में, तो एस यू और ए भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए। यदि टी ट्रेन के रिस्पेक्ट पे पूछा जाता, तो एस यू और ए भी ट्रेन के रिस्पेक्ट पे होने चाहिए। प्रॉब्लम में क्या होता है, वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे नहीं दिए होते हैं, तो जब नहीं दिए तो उसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो अननोन के फ्रेम और रेफरेंस के सिमिलियर उसकी वैल्यू आ जाए, और फिर उसे पुट करते हैं और आपका आंसर सॉल्व करके अपना आप सही ऑप्शन पे क्लिक होता है। तीसरी बात, कॉमन सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर, यूनिट एंड मेजरमेंट, लेकिन आप लोग हल्का सा ध्यान नहीं देते तो भी आपका सवाल गलत हो सकता है। तो थर्ड है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको कॉमन यूनिट सिस्टम के रिस्पेक्ट पे ही वैल्यू को लेना है, और इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम जब किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो विद इन टाइम में आ जाता है। तो यहां पर एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए इसी को ही ले लेते हैं, अब आप देखिए पुलिस वाला दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते बुलेट को फायर किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये पुलिस वाला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। और यहाँ पे जो थीट है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, और इसने जो बुलेट को जो फायर किया वो t बराबर 0 पर किया, और उस समय इसकी जो बीच का डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था। तो किस टाइम बुलेट इसको हिट करेगी ये पूछा गया, टी रिलेटिव पूछा है, मोशन का सवाल है, टी रिलेटिव पूछा गया। तो प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब है
एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट है। और टी होता है किसमें, फर्स्ट में होता है v बराबर u प्लस टी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ये नहीं लगेगा। तो किसके द्वारा सॉल्व होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी। जब टी रिलेटिव पूछा है तो ये और ये रिलेटिव आना चाहिए। इसका जब ये फायर किया गया है तो रिलेटिव सेपरेशन कितना है, 10 किलोमीटर। किसके रिस्पेक्ट पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट टी रिलेटिव है, तो किसकी रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है, रिलेटिव वेलोसिटी बुलेट और चोर की। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप आपको निकालना है। तो क्या होगा कि आप देखिएगा बुलेट और चोर की दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेम डायरेक्शन में जब दो बॉडी मोशन करती हैं तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस के बराबर होती है, ये पढ़ा होगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे ये नहीं जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड तो ये होती है, लेकिन दोनों कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट पे होना कंपलसरी है। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो बॉडी जाती हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड बी रिलेटिव जो हो जाता है वो b1 प्लस b2 हो जाता है, लेकिन दोनों कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट पर ही होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे। अन्यथा आप इस फॉर्मूले को आप सवाल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो b1 प्लस b2 और b1 माइनस b2, क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखिए कैसे करेंगे, जरा ध्यान दो। तो यहां पर आप देखिएगा ये बी सेम डायरेक्शन में बी सेम, लेकिन बुलेट की जो स्पीड यहां से जब निकला है तो वो पिस्टल के रिस्पेक्ट पे है, जबकि चोर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे है। तो यहां पर पहले बुलेट की स्पीड को ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे आपको बदलना पड़ेगा, अन्यथा ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे बदलेंगे उसकी भी हम आपको टेक्निक बताते हैं, जिसमें आपको कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिएगा आपको देहरादून से दिल्ली जाना है वाया रुड़की एंड मेरठ। तो क्या होगा, बस देहरादून से स्टार्ट होगी, सीधे रुड़की बस स्टॉप पर जाके रुक जाएगी। 5 मिनट बाद फिर रुड़की से स्टार्ट हुई और मेरठ रुक गई, फिर मेरठ से स्टार्ट हुई और दिल्ली रुक गई। इसमें क्वेश्चन बनाने में कोई समय लगा नहीं। इसी टेक्निक का यूज हम यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए बुलेट की स्पीड हमें किसके रेस्पेक्ट पे चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे चाहिए दोनों, क्योंकि सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड पे b1 माइनस b2 कर दोगे, एक कॉमन फ्रेम के रेस्पेक्ट पे होना जरूरी है। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट, बुलेट ग्राउंड पे कैसे पहुंचेगी, बुलेट किस पे है, पिस्टल पे, पिस्टल किस पे है, मेन पे या पुलिस पे, और पुलिस किस पर है, ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू, ये मेन मान लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू पिस्टल, और वेलोसिटी ऑफ पिस्टल विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देखिए इक्वेशन बन गई। तो यहां पर बुलेट की वेलोसिटी पिस्टल के रिस्पेक्ट पे कितनी है, 60 है, और पिस्टल की मैन के रेस्पेक्ट पे कितनी है, 0 है, और मैन की कितनी है 10 आई कैप। देखिए पॉजिटिव एक्स टोटल मिला के कितनी हो गई 70 आई कैप। तो आप देखिए ये 70 है। अब हमें किसके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, बुलेट और चोर की, बुलेट और थीप की, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंस होगा, इन दोनों कॉमन फ्रेम होना चाहिए। इसलिए 70 माइनस 15 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 55। तो यहां पर 55 आपका क्या आ जाएगा, u आपका bt आपका हो जाएगा 55।
तो यहाँ पे 55 रखोगे, टी रिलेटिव रखोगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो आपका टी रिलेटिव आपका आ गया आंसर 10/55। यानी कहने का मतलब ये बनता है कि आप देखो आंसर बड़ा इजी है, एक लाइन का है, लेकिन ये फॉर्मूले को बिना टर्म्स और कंडीशन के थ्रू आप अप्लाई जब करोगे तो आपका कभी भी आंसर सही नहीं आएगा और बीच में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। मेहनत बहुत करेंगे लेकिन आउटपुट आपको उतना नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन मतलब राइट डायरेक्शन की जरूरत है और टेक्निक के माध्यम से आप जो है अपनी टॉप रैंक बना सकते हो, क्योंकि समझदारी और राइट डायरेक्शन के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने पर्टिकुलर फील्ड में महान बन सकता है। तो यदि आप टॉप रैंक चाहते हैं तो आपको दो टूल के तहत यदि आप स्टडी करते हैं, एक राइट डायरेक्शन में ताकि फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट की बारीकी पॉइंट्स क्लियर हो जाए, और समझदारी मतलब टेक्निक का सहायता लेते हुए जब उसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है बिना कंफ्यूजन के विद इन टाइम, विद इन 10 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड में जब आप सही करोगे और जितने आते हैं वो सही करके आओगे तो आपकी इसी बार टॉप रैंक आप हासिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस के लिए आप अपना दाखला ले सकते हैं। अब ये तो पढ़ाने की बात हो गई। अब यहां पर आया कि एक पॉइंट और समझिए, जैसे मैं दूसरा मोशन का सवाल दे रहा हूं, मान लीजिएगा ये ट्रैक स्मूथ है, स्मूथ ट्रैक है और एक ब्लॉक है t=0 से यहां से छोड़ा गया जिसका मास m है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो यहां से आया तो कह रहा है जब ये यहां पर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, यदि यहां से ये 10 मीटर की हाइट पे था। मोशन का सवाल है, जब मोशन का सवाल है तो यहां पे आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। फाइनल वेलोसिटी चाहिए v बराबर u प्लस डी, u पता है लेकिन ये नहीं पता, ना t पता, नहीं निकलेगा। b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वो भी नहीं लग पाएगा। u पता है लेकिन a भी नहीं पता और डिस्प्लेसमेंट ये पता नहीं है, तो किससे लगेगा, एनर्जी मेथड से लगेगा। एनर्जी मेथड से लगेगा। आप देखिए यहाँ पे केवल दो फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल लग रहा है और एक वेट लगेगा। स्मूथ ट्रैक है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, दोनों फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, इसलिए यह एनर्जी मेथड से या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो इनिशियल यहां पर है तो काइनेटिक एनर्जी होगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रेफरेंस लाइन यदि हम यहां पे ले लेते हैं तो रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इसके ऊपर होती है प्लस mgh, नीचे होती है माइनस mgh, क्या हो जाएगी mg इंटू 10। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो यहां पर आप देखिए m और m कैंसिल, 20g इक्वल टू v स्क्वायर, तो v आपका आएगा √20g। यानी आप देखें जब प्रॉब्लम मोशन की इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती है तो हमेशा एनर्जी मेथड से होती है। यानी कि आप एक तीर से बाढ़ से यदि रावण को मारा जाता तो किसी के बाढ़ से मारा जाता। राम बाढ़ क्यों बोले, क्योंकि राम ने बाढ़ को सही दिशा में समझदारी के साथ जब चलाया तो वो महान बन गया। तो आप यदि महान बनना चाहते हैं तो दो टूल का कॉम्बिनेशन के तहत यदि आप स्टडी करते हैं तो इसी बार आप जो है नीट यूजी में टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आया कि ये तो पढ़ाने का तरीका हो गया,
अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जब पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने कोचिंग जिस कोचिंग संस्थान में आप स्टडी कर रहे हैं, आपने जून में ज्वाइन किया, जून में जो टॉपिक पढ़ाए बहुत बढ़िया होगी, स्पीड भी बहुत बढ़िया होगी, आपने सवाल लगाए, एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया होगी, लेकिन उसी टॉपिक का 2 महीने बाद जब टेस्ट होता है तो आपके माइंड से कंसेप्ट स्किप हो जाते हैं, स्पीड डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और टीचर भी मुड़ के नहीं देखता। हमारे इस फिजिक्स क्रैश कोर्स में एक स्पेशल बात ये कि आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो बढ़ जाए, स्पीड कम ना हो बढ़ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम एक WPPS हमारे यहां चलता है, जिसमें पिछले जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उस सभी प्रॉब्लम की, पिछले टॉपिक की मिक्स प्रॉब्लम सीट आपको हम लोग देते हैं, जिसे वीक में एक बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा, हर फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन माइंड में रहेगी, स्पीड बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है कि आप चाहते टॉप रैंक नीट यूजी 2022 में टॉप रैंक चाहते, टॉप रैंक केवल 2 फैक्टर से आएगी, एक्यूरेसी और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। केवल 2 फैक्टर हैं, किसी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लिखा जाता पेपर में, जो स्टूडेंट जितने सवाल करके आया है यदि वो सही है और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आया है तो वो टॉप रैंक हासिल करेगा। होता क्या है कि कुछ सही हो जाते हो, ज्यादातर गलत हो जाते हैं, कुछ छूट के भी आ जाते हैं, तो कुल मिला के आपकी जो आशा है वो निराशा में बदल जाती है। तो आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी का मतलब है जितना आपको आता है वो सही करें, और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी आता हुआ सवाल छोड़कर ना आए। अब यहां पर होता क्या है कि आप जब यूनिट टेस्ट आप अपनी कोचिंग में देते होंगे, उसमें होता क्या है कि आपको केवल नंबर बता देते, नंबर यदि कम आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, नंबर अच्छे आ गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन कमी क्या है वो नहीं बताया जाता। और जब तक आपको अपनी कमी नहीं पता चलेगी तो कमी रिमूव नहीं होगी, और रिमूव नहीं होगी तो इस पैटर्न पे जब आप अपना टेस्ट नहीं दोगे नीट यूजी का तो क्या आप टॉप रैंक हासिल कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे इस नीट यूजी फिजिक्स क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट की एनालिसिस के जरिए आपको बताया जाएगा कि आप कमी कहां पे कर रहे हैं। आप जो पेपर कर रहे हैं उसमें आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, उसमें राइट अटेम्प्ट कितने हैं और रॉन्ग अटेम्प्ट कितने। राइट अटेम्प्ट का मतलब है रॉन्ग जो किया है वो किस कारण किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। दूसरा फैक्टर होता है अप्लाई राइट फॉर्मूला विदाउट इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, अप्लाई रॉन्ग फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको कैलकुलेशन मिस्टेक, ये आपको एनालिसिस के जरिए बताएंगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे धीरे धीरे कम करें, ताकि फाइनल जो नीट यूजी एग्जाम है उसमें कोई भी सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक से आपका रॉन्ग ना हो। और जो सवाल फॉर्मूला तो सवाल में सही लगाया लेकिन तब भी गलत हो गया, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्मूले के कंसेप्ट को प्रॉपर पढ़ो और उसकी टर्म्स और कंडीशन प्रॉपर आप समझो, उसको हम आपको क्लास में समझाएंगे
और उससे रिलेटेड 20 to 30 प्रॉब्लम आपके द्वारा अटेम्प्ट कराएंगे। इसके माध्यम से उस पर बेस्ड कोई भी सवाल जब आगे आएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। और जो फॉर्मूला आपने गलत ही लगाया है, मतलब है कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्लियर कराएंगे, उस पर भी प्रॉब्लम आपसे अटेंड करवाएंगे। आगे जब टेस्ट होगा उससे सवाल कभी गलत नहीं होगा। ऐसे आप अपनी कमियों को आप रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी बात है, ये अटेम्प्ट था, अब नॉट अटेम्प्ट, नॉन अटेम्प्ट में आप देखिए, नॉन अटेम्प्ट में दो कैटेगरी होती है, एक आती ही प्रॉब्लम छूट जाना और एक आती नहीं है। एक आती ही प्रॉब्लम छूट जाना, एक आती ही नहीं है। जो आती ही नहीं उसकी कोई बात नहीं, जो आती छूट गई है इसका मतलब लैकिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसके तहत आप का टाइम को किस तरीके से मैनेज करें ताकि इसी अटेम्प्ट में जितना आता है वो छोड़कर ना आए और जो किया है बिल्कुल सही करके आए। तो इस नीट यूजी क्रैश कोर्स को कम से कम आप ज्वाइन करें। और इसमें फायदा ये भी है, यदि आप इसका 7,000 रुपए यहां पर आप पे कर देते हैं और यदि आपकी रैंक आई लेकिन आपका जो इच्छा थी मेडिकल कॉलेज की वो नहीं मिल पाया, ये पूरा 7,000 हमारे 100% सिलेक्शन गारंटी बैच में ये माइनस कर दिया जाएगा, पूरा की पूरा माइनस कर दिया जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसी बार इस क्रैश कोर्स के द्वारा आपको सपोर्ट देके आप इसी बार अपने इस नीट यूजी 2022 में इतिहास रचे और गवर्नमेंट सीट के से आप अपना एमबीबीएस में दाखिला लें। तो यदि आप इस फिजिक्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे, या तीनों सब्जेक्ट का चाहते हैं या किन्हीं दो सब्जेक्ट का यदि आप चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें 7906072302 या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसमें तुरंत की तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनती बहुत हैं लेकिन जब तक आप सही दिशा में समझदारी के साथ नहीं आप एक्शन लेंगे तो मेहनत बहुत करेंगे लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। यदि आप चाहते आउटपुट एक्सीलेंट हो, इसके लिए सही दिशा में समझदारी के साथ यदि आप अपनी स्टडी को भले ही आप 18 घंटे ना पढ़ के 10 से 11 घंटे ही पढ़ते हैं तो भी आप टॉप रैंक आप हासिल कर सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच।